मौजूदा राज्य सरकार या केंद्र सरकार को दिल्ली से लेके राजस्थान या फिर गुजरात तक जितने भी हमारे गांव हैं उनके लिए कोई एक्ट नहीं बना देना चाहिए जिसमें पुराने बसे हुए गांवों को बेनिफिट दिया जाए, या फिर सुप्रीम कोर्ट ही इसमें एकमात्र रास्ता बचता है? हर केस में जहाँ तक मैं समझता हूँ, जो मैंने स्टडी किया है, कोर्ट को मिसलीड कर दिया जाता है प्रशासन से। और कोर्ट ने हर जगह कहा है, जैसे अनंतपुर के मैटर में भी कहा है उसने कि भाई 1980 से अक्टूबर 1980 से पहली आबादी को डिस्टर्ब न करा जाएगा। तुगलकाबाद के लिए भी कहा है उसने कि 95 से 31 मार्च 1993 तक की आबादी से पहले किसको डिस्टर्ब नहीं किया। ये सुप्रीम कोर्ट तो करता है, सुप्रीम कोर्ट अपना काम बखूबी करता है, ईमानदारी से करता है, लेकिन उसको मिसलीड कर दिया जाता है प्रशासन की ओर से। वो जब सारी दुनिया अब दिल्ली में 2014 तक की कॉलोनीज़ पास है, चाहे कोई सरकारी ज़मीन पर बैठा हो, उसको पास कर रहे हैं, लेकिन तुगलकाबाद पर लगा दिए ये 1993 तक की पास होगा। तो ये दुर्भावना है, ये हमारे साथ जो एक सौतेला व्यवहार है। सारी दुनिया को आप 2000 तक की पास कर रहे हो और वहाँ कहते हो कि नहीं मैं तो 1993 तक की पास करूँगा। तो ये नहीं होना चाहिए, ये सरकार को देखना चाहिए कि भाई आप इन जो एक गुर्जर जाति है इसके साथ आप सौतेला व्यवहार क्यों करते हैं। क्या हमारा आंदोलन, हमारा प्रोटेस्ट सिर्फ गुर्जर जाति तक ही सीमित रहेगा, या फिर हम समाज के अन्य वर्ग, अलग जातों को भी समर्थन करेंगे या सहयोग करेंगे? यूडी भाई, यहाँ मैं गुर्जर जाति इस वजह से कह रहा हूँ, अदरवाइज ऐसा नहीं है कि अनंतपुर में गुर्जर जाति ही बसती है। सभी धर्मों के लोग भी हैं वहाँ मोमडन भी हैं, वहाँ हिंदू भी हैं, वहाँ सिख भी हैं और सारी जातियाँ भी हैं। सेम मैं 2 ही उदाहरण दे रहा हूँ, सेम तुगलकाबाद का भी है। ये गांव गुर्जर इसलिए बोला जाता है कि ये गुर्जर बाहुल्य है। ये आज से जब इसको सेटलमेंट हुई थी 1908 की जो इनकी सेटलमेंट थी, तो उसमें इन गांवों को गुर्जर बाहुल्य गांव कहा गया है। तो वो वर्डिंग है, अदरवाइज ऐसा नहीं है कि आज यहाँ केवल हम गुर्जर जाति के लिए ही लड़ रहे हैं या सब केवल गुर्जर जाति के लिए होगा, ऐसा नहीं है। आज ज़मीन बचेगी तो वहाँ बसी सारी और जातियाँ हैं और जो धर्मों के लोग हैं उनको भी लाभ मिलेगा, सबको लाभ मिलेगा। लेकिन गुर्जर बाहुल्य गाँव है तो इसलिए गुर्जर गाँव कहा जाता है। मेरे आखिरी 2 सवाल, जिसमें पहला सवाल हमारे एनसीआर के वो गांव जो उत्तर प्रदेश बेल्ट में आते हैं, जिनकी दुर्दशा पिछले 10 साल में बहुत दयनीय हुई है। चाहे आप गांव अहमदाबाद में चले जाइए या फिर रोजे जलालपुर में चले जाइए, तिलपता में चले जाइए या फिर अन्य गांव में चले जाइए, वहाँ पे रास्तों पे घुटनों तक पानी है, तालाबों का पानी, गंदा पानी इधर उधर बह रहा है। शमशान घाट के लिए रास्ते बिल्कुल जर्जर हो चुके हैं। और कमाल की बात यह है कि वहाँ पे चुने गए प्रतिनिधि हमारे ही समाज के हैं। उस पे आपके विचार और उस पे समाधान। आपने बहुत अच्छा सवाल करा है और ये इतना अच्छा सवाल है कि ये दोनों प्रशासन से भी और हमसे भी संबंधित है। इसमें मैं समझता हूँ कि प्रशासन की अगर 50% गलती है तो 50% हमारी है। प्रशासन का तो ये है, जब उसने ज़मीन को एक्वायर किया और वो देखा कि आबादी है गांव की, तो इस तरह से घेर दिया जैसे कि किसी दुश्मन को घेरते हैं। हमारे लिए रास्ते नहीं छोड़े, बहुत छोटे से रास्ते छोड़े। वो छोटे से रास्ते छोटे संकरी हो जाता है और जैसे ही गांव का हिस्सा आता है, डेवलपमेंट वहाँ नहीं होता, लेकिन जहाँ कोई सेक्टर बन जाता है, अब सेक्टर उसके बराबर के जो गांव के बराबर में जो सेक्टर बसे हैं उसकी आप रोड देखिए, उसका सीवेज सिस्टम देखिए, लाइट का सिस्टम देखिए। उस सेक्टर में लाइट की लाइन अलग है लेकिन गांव के लिए लाइट एक अलग से आएगी। ये प्रशासन का सौतेला व्यवहार है, उसकी वजह से कि गांव को परेशान करना, तंग करना। गांव के रोड टूटे पड़े होंगे लेकिन सेक्टर के रोड बिल्कुल ठीक होंगे। अब मैं अपने जो गांव की जो बसी हुई है जो आबादी है उसका, क्योंकि हमारे लोगों ने ज़मीन कम हुई तो उसको ज़मीन को थोड़ा सा रोड पे बढ़ाया, नाली को कवर कर लिया। हमारे प्रतिनिधि राजनीतिक विद्वेष के कारण अपने विरोधियों को वहाँ कुछ काम नहीं किया, अपनी गली में काम कर दिया, विरोधी का वहाँ काम नहीं किया। तो इस तरह से बहुत कुछ होता रहा है। गाँवों की स्थिति बहुत बदतर है।
गंदगी कमाल, मतलब वहाँ एक व्यक्ति जो इस शहर को, जो हमारे गांव के बराबर में बसे हैं, वो वहाँ आने को इसलिए क्योंकि वो हीन दृष्टि से उसको देखते हैं कि यार कि केवल गंदगी के कारण। अगर वही जो सेक्टर में सफाई है, रोड है, बिजली है, वो सब कुछ मेरे गांव में आ जाए तो सब इक्वल हो जाए, सब बराबर होगा। प्रशासन वहाँ, सरकार वहाँ हमारे साथ दो सौतेला व्यवहार करती है, इस वजह से हमारी ये स्थिति है। यूपी में आंकड़ा आया कि बहुत स्कूल बंद किए जा रहे हैं और सरकार की तरफ से कहा गया कि यहाँ पे स्टूडेंट्स की संख्या कम है, 50-100 उन्होंने एक नंबर बताया। क्या भारतवर्ष में कोई ऐसा गांव है जहाँ पे 50 बच्चे भी नहीं हैं, या फिर इतनी भारी मात्रा में पाठशालाएं बंद की जाएं? क्या ये आपको नहीं लगता कि ये एक षड्यंत्र है जो कि भारतवर्ष में सरकारी स्कूलों पे पूरे पे ही लगाया जाएगा और प्राइवेट स्कूलों की तरफ मोड़ा जाएगा? ये सरकार की कार्यशैली पर और उसकी पॉलिसी पर प्रश्न चिन्ह लगाता है कि आज प्राइवेट स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल फल फूल रहे हैं और जो सरकारी स्कूल है वो बंद हो रहे हैं। पीछे हरियाणा में मैंने एक जगह पढ़ा था 62,000 के आसपास स्कूलों को बंद किया जा रहा है। अभी यूपी के लिए 28,000 के आसपास स्कूलों को बंद किया जा रहा है, सरकारी स्कूलों को। तो ये जो आंकड़े हैं ये उन व्यापारी वर्ग को फ़ायदा पहुंचाने का है कि सरकारी स्कूल बंद हों, लोग गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाएं। भूटान का उदाहरण मैं देता हूं। भूटान में सेम स्थिति थी, लेकिन आज भूटान में चाहे कोई पीएम है, चाहे कोई राजा है, चाहे कोई मंत्री है, चाहे कोई किसान है, चाहे कोई चपरासी है, सबके बच्चे एक ही जगह, एक ही सिलेबस, एक ही तरह का सब कुछ का पैटर्न है, सब वहाँ पढ़ते हैं, सरकार से एडेड हैं। वो चीज़ यहाँ होना चाहिए। सरकार आज सरकारी स्कूलों को बंद करके प्राइवेट की तरफ कर रहे हैं। सेम हॉस्पिटल्स का है, हॉस्पिटल भी प्राइवेटों को फ़ायदा पहुँचाने का। मैं स्कूलों की बात करता हूँ केवल। सरकारी कॉलेज जो हैं उनमें सीट ना बढ़ाकर प्राइवेट कॉलेजों को आ रहे हैं क्योंकि उनको फ़ायदा हो रहा है। एजुकेशन और हेल्थ ये सरकार का होना चाहिए। सरकार जिस दिन अगर ऐसा कर दिया कि चाहे कोई पीएम का भी बच्चा हो या मंत्री का, चाहे किसी आईएएस अफसर का या किसी चपरासी का या किसान का या किसी मजदूर का, सबके बच्चे एक ही जगह, एक ही साथ, एक ही पैटर्न पर पढ़ेंगे, एक जगह होगा, ये उस दिन समस्या हल हो जाएगी। तो ये सरकार को तो करना, आज नहीं कल करना पड़ेगा।